Hello students, in our last lecture we had started the topic mole concept जिसमें मैंने आप लोगों को मोल से रिलेटेड छोटी मोटी बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे कि वन मोल का डेफिनेशन क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया गया था, एट्सेट्रा। आज मैं आप लोगों को मोल से ही रिलेटेड सबसे बेसिक कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो आइए सीखते हैं कि जब किसी सब्सटेंस का मास दिया हो तो उस गिवन मास का यूज़ करके कैसे उस सब्सटेंस के अंदर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स को निकाला जा सकता है। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इन शॉर्ट n इक्वल टू W बाई m, जहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे W गिवन मास को और m मोलर मास को। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो आवर न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग्स। फर्स्ट वन इज 90 ग्राम ऑफ वाटर, सेकेंड वन इज 9.8 ग्राम ऑफ sulfuric acid, and third one is 40 gram of limestone. So let's start with 90 gram of water. Means हमें ये पता करना है कि 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोग को वाटर का मास दे के रखा है, दैट इज W इक्वल टू 90 ग्राम। अब ये पता करते हैं कि वाटर का मोलर मास कितना होता है। तो जैसा मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर गिवन हो तो उसका मोलर मास निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। तो हम लोग इसके मोलर मास के लिए लिख सकते हैं कि 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू ओ। अब हाइड्रोजन के जगह हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का मास पुट करने पे हमें मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, जिसे सॉल्व करने पे हमें वाटर का मोलर मास मिल जाएगा, दैट इज m इक्वल टू 18 ग्राम। तो इस तरह से बच्चों इस केस में हमें गिवन मास भी पता चल गया और मोलर मास भी। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस केस में गिवन मास है 90 ग्राम और मोलर मास है 18 ग्राम। तो जब दोनों ही वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 अपॉन 18, जिसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 मोल्स। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट 90 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे गिवन मास दैट इज W इक्वल टू 9.8 ग्राम, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला गिवन है, नहीं भी गिवन है तो हम लोग जानते ही हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 98 ग्राम। तो यहाँ भी हम लोग को गिवन मास और मोलर मास पता चल गया है। तो चलिए फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे गिवन मास और मोलर मास का जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा 9.8 अपॉन 98, जिसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.1 मोल। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। आवर नेक्स्ट वन इज 40 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो चलिए इस केस में भी नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी गिवन मास हमें दिया हुआ है, दैट इज W इक्वल टू 40 ग्राम,
और लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी हमें दे के रखा है, जो कि क्या है, CaCO3। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग लाइमस्टोन का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 × Ca + 1 × C + 3 × O। अब कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जब मास यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें लाइमस्टोन का मोलर मास मिल जाएगा, दैट इज़ M = 100 ग्राम। तो यहाँ पे भी हमें गिवन मास और मोलर मास मीन्स W और M दोनों ही पता चल गया है। तो चलिए फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास अपॉन मोलर मास, और जब यहाँ पे गिवन मास और मोलर मास की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 40/100, दैट इज़ 0.4 मोल। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 40 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन कंटेन्स 0.4 मोल ऑफ limestone molecules. Our next topic is calculation of percentage composition. Students, as we know that a compound is a combination of two or more than two elements in a fixed ratio. Means एक कंपाउंड के अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंपोज रहते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी कंपाउंड के अंदर उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस परसेंटेज कंपोजिशन को हम लोग उस एलिमेंट का मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट = मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। मीन्स कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट का भी मास परसेंटेज हमें निकालना है, कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास अपॉन कंपाउंड का मोलर मास इंटू 100, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। आवर न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ इच एलिमेंट इन वाटर। मीन्स वाटर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सभी का मास परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, one is hydrogen and other is oxygen. And we also know that the molar mass of water, that is 18 gram, and out of this 18 gram the contribution of hydrogen will be 2 gram and the contribution of oxygen it will be 16 gram. तो चलिए वाटर के अंदर इसके दोनों ही एलिमेंट्स का 1 by 1 मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो इसी बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ द वाटर इंटू 100। और यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर है 2 ग्राम और वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम। जब इन दोनों ही वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2/18 इंटू 100, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.11%। इसी तरह अगर हम बात करें मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ द वाटर इंटू 100। और हमारे पास वाटर के अंदर ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम और वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम। तो जब हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 16/18 इंटू 100, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 88.88%। तो इस तरह से हम लोग 1 by 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का ही वाटर के अंदर मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो
तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आइए समझते हैं कि ये स्टोइकियोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, स्टोइकियोमेट्री वर्ड बेसिकली दो जर्मन वर्ड से डिराइव किया गया है। एक है स्टोकियन और दूसरा है मेट्रोन। स्टोकियन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब होता है मीज़र या फिर कैलकुलेशन। मीन्स स्टोइकियोमेट्री बेसिकली किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन सभी के मासेस से डील करता है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशंस मिलते हैं ना, उन सभी को हम लोग दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक है इन टर्म्स ऑफ मोल और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। तो चलिए इन दोनों ही तरीकों को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टडी कर लेते हैं। आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज N2 plus 3S2 is equal to 2NH3. This is actually a balanced chemical equation. और बच्चों याद रखिएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस केवल और केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पर ही अप्लाई होते हैं। अगर रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं हुआ तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपका गिवन रिएक्शन बैलेंस्ड है तब तो ठीक है, अगर बाय चांस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया है तो आप उसको खुद से बैलेंस्ड कर लीजिएगा। और दूसरी बात, किसी भी केमिकल इक्वेशंस में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पहले कुछ नंबर्स नहीं दिए रहते, जैसे इस इक्वेशन में N2 के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, H2 के पहले 3 है, NH3 के पहले 2 है, ये सब नंबर्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। मीन्स इस रिएक्शन में जो 1, 3, 2 ये सब है ना, ये सब इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। तो चलिए इस रिएक्शन को सबसे पहले मोल के टर्म में स्टडी करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल। तो देखिए बच्चों, किसी भी रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होता है ना, वो एक्चुअल में मोल के फॉर्म में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके सामने रिएक्शन है ना, उसमें N2 के पहले क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 ही है ना, तो ये 1N2, लेकिन 1N2 नहीं है, ये एक्चुअल में 1 मोल N2 है। इसी तरह H2 के पहले जो 3 है ना, इसका मतलब ये नहीं कि 3H2, इसका ये मतलब है कि 3 मोल H2। इसी तरह NH3 के पहले जो 2 है ना, ये एक्चुअल में 2 मोल NH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 है और 2 मोल NH3 है। तो अगर रिएक्शन को डिफाइन करें मोल के टर्म्स में तो हम लोग बोल सकते हैं कि when 1 मोल N2 reacts with 3 मोल of H2 then 2 मोल of NH3 is formed। समझ रहे हैं ना आप, मोल के टर्म में इस रिएक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह चलिए अब बात करते हैं मोलर मास के टर्म में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे N2 कितना है, अभी बताया 1 मोल N2 है। और जब भी कोई सब्सटेंस 1 मोल होगा तो उसके मास को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। तो ये बताइए N2 का मोलर मास कितना होगा। सिंपल है, नाइट्रोजन का होता है 14, लेकिन यहाँ पे N नहीं है, N2 है, तो N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 दैट इज 28 ग्राम। इसी तरह H2 का मोलर मास होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2 ग्राम, लेकिन यहाँ पे H2 नहीं है, 3 मोल H2 है, तो हम लोग 2 ग्राम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आ जाएगा 6 ग्राम। इसी तरह NH3 का कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 17 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 2 मोल NH3 है, तो हम 17 इंटू 2 कर देंगे, मीन्स 34 ग्राम। कहने का मतलब ये है, अगर मोलर मास के टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो यहाँ पे N2 है 24 ग्राम, 3H2 मतलब 6 ग्राम, 2NH3 मतलब 34 ग्राम। तो इस रिएक्शंस के बारे में हम लोग मोलर मास का यूज़ करके बोल सकते हैं कि वेन एवर
24 gram of N2 reacts with 6 gram of H2, then 34 gram of NH3 is formed. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को कंसीडर करते हैं तो और बेटर क्लियर होगा. नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट इज 2H2 plus O2 इक्वल टू 2H2O. सबसे पहले मोल के टर्म्स में बात करते हैं. तो देखिए, जैसा मैं आपको पहले ही बताया, यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? मोल के फॉर्म में. मीन्स H2 यहाँ पे 2 मोल है, O2 यहाँ पे 1 मोल है और वाटर यहाँ पे 2 मोल है. तो मोल के टर्म्स में अगर इस रिएक्शन को डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि when 2 mole of H2 reacts with 1 mole of O2, then 2 mole of water is formed. चलिए अब इसी रिएक्शन को मोलर मास के टर्म में स्टडी करते हैं. तो देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि H2 का मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे H2 में 2 हाइड्रोजन है, तो H2 का मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम. लेकिन यहाँ पे H2 नहीं है, 2 मोल H2 है, तो हम लोग 2 ग्राम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 ग्राम. इसी तरह से O2 का मोलर मास हो जाएगा 16 इंटू 2, दैट इज 32 ग्राम. और वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम, लेकिन यहाँ पे कितना वाटर है? 2 मोल वाटर है, तो 2 मोल वाटर का मास हो जाएगा 18 इंटू 2, दैट इज 36 ग्राम. तो इस तरह से मोलर मास का यूज करके इस बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास हम लोग लिख सकते हैं. और इसी बेसिस पे अगर रिएक्शन को डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि when 4 ग्राम ऑफ H2 reacts with 32 ग्राम ऑफ O2, then 36 ग्राम ऑफ H2O is formed. चलिए एक और एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं. नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, दैट इज CH4 plus 2O2 इक्वल टू CO2 plus 2H2O. तो अगर मोल के टर्म में डिफाइन करें तो देखिए, यहाँ पे मीथेन कितना है? 1 मोल. O2 कितना है? 2 मोल. CO2 कितना है? 1 मोल. और वाटर कितना है? 2 मोल. स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देख के हम लोग इजिली नंबर ऑफ मोल्स को बता सकते हैं. हाँ, ध्यान रहे रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए. तो देखिए बच्चों, जब नंबर ऑफ मोल्स पता ही चल गए तो चलिए मोल के टर्म में इस रिएक्शन को डिफाइन कर देते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि when 1 mole of methane reacts with 2 mole of oxygen, then 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water is formed. चलिए इसी रिएक्शन को मोलर मास के टर्म में स्टडी करते हैं. तो देखिए, मीथेन का मोलर मास कितना होगा? 16 ग्राम. कैसे? कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, और मीथेन के अंदर कितना हाइड्रोजन है? 4, तो 4 इंटू 1 4 ग्राम, और कार्बन का 12, दैट इज 12 प्लस 4, दैट इज 16 ग्राम. तो यहाँ पे मीथेन का मोलर मास मिल जाएगा 16 ग्राम. O2 का होता है 32 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 2 मोल O2 है, तो टोटल मास हो जाएगा 32 इंटू 2, दैट इज 64 ग्राम. CO2 का आप कैलकुलेट करेंगे मोलर मास तो आपका आएगा 44 ग्राम. और H2O का तो हम लोग जानते हैं 18 ग्राम होता है, लेकिन 2 मोल H2O है, तो 2 मोल H2O का हो जाएगा 36 ग्राम. तो इस तरह से मोलर मास का यूज़ करके हम लोग इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हर एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एक्चुअल मास बता सकते हैं. और इन्हीं बेसिस पे अगर इस रिएक्शन को डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि when 16 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then 44 ग्राम ऑफ CO2 and 36 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड. तो चलिए अब इन्हीं टाइप के स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन.
मीन्स जब हम लोग 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करेंगे तो कितना वाटर प्रोड्यूस्ड होगा, और ये अमाउंट हम लोग को ग्राम में बताना है। तो देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कंबशन ऑफ मीथेन वाले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख लेना पड़ेगा। दैट विल बी CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। और मोलर मास का यूज़ करके जब हम लोग इस रिएक्शन में इन्वॉल्व सारे ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एक्चुअल मास को लिखेंगे तो हमें मिलेगा मीथेन का मास 16 ग्राम, 2O2 का टोटल मास हो जाएगा 32 × 2 दैट इज 64 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिलेगा 44 ग्राम, और इसी तरह लास्ट में 2H2O का मास मिल जाएगा 18 × 2 दैट विल बी 36 ग्राम। तो इन सभी डाटा के यूज़ करके हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी 16 ग्राम मीथेन का कंबशन हम लोग करेंगे तो 44 ग्राम ऑफ CO2 और साथ में 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होगा। और क्वेश्चन में भी तो यही पूछ रहा है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन करने पर कितना वाटर मिलेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 36 ग्राम। तो देखिए एक लाइन में ही आंसर आ गया। तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि 36 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। Our next numerical is how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion। मीन्स कितने मोल्स ऑफ मीथेन की जरूरत पड़ेगी कि कंबशन के बाद 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में भी कंबशन ऑफ मीथेन का ही बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग को कंबशन ऑफ मीथेन के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेना पड़ेगा। दैट विल बी CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। और मोलर मास का यूज़ करके जब हम लोग सारे ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एक्चुअल मास लिखेंगे जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो हमें मिलेगा 16 ग्राम मीथेन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करने पर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, या उल्टा बोलें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए 16 ग्राम मीथेन की ज़रूरत होगी। लेकिन क्वेश्चन में 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया है, कितना दिया है 22 ग्राम, मीन्स जस्ट हाफ। तो अगर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 16 ग्राम मीथेन की जरूरत पड़ रही है तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए केवल 8 ग्राम मीथेन की ही जरूरत पड़ेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। लेकिन यहाँ पे मीथेन ग्राम में नहीं पूछ रहा है, मोल्स में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो देखिए ग्राम को मतलब गिवन मास को कैसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया जाए इसको मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और इस ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मीथेन का कितना मास आया 8 ग्राम और मोलर मास होता है 16 ग्राम। तो 8/16 को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.5 मोल। तो हम लोग 8 ग्राम मीथेन की जगह 0.5 मोल मीथेन बोल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion।